हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था। आइए उसकी हल्की सी रिवीजन मार लेते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और बाकी पावर्स जो हैं वो शेयर होती हैं स्टेट अथॉरिटी या प्रोविंशियल अथॉरिटी या म्यूनसिपैलिटी या पंचायत राज के थ्रू, जैसा इंडिया में और दूसरे कई कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। इसके अपोजिट यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है, जहाँ सब की सब अथॉरिटी जो है एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है उसी के पास होती है। बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी के सबॉर्डिनेट होती हैं, उनको जैसे सेंट्रल अथॉरिटी बोलेगी वैसे ही करना है। जबकि फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता है। फेडरलिज्म में कुछ पावर सेंटर के पास होती हैं जो स्टेट, पंचायत या म्यूनसिपैलिटी को फॉलो करने पड़ती हैं। अदरवाइज दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव इंडिपेंडेंट पावर्स विच दे शेयर। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फेडरलिज्म। देन ग्राम पंचायत जो है वो गांव लेवल पे होती है, जिसमें मेंबर जो हैं वो विलेज लेवल पे अपने वार्ड मेंबर चुनते हैं, पंच चुनते हैं और सरपंच चुनते हैं, और फिर ये पंचीज और सरपंचीज मिलकर चेयरमैन चुनते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है ये इलेक्शन हुए, तो उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। व्हाट इज़ पंचायत समिति? A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अब एक ग्राम पंचायत, दूसरी ग्राम पंचायत, तीसरी ग्राम पंचायत, अगर ये इकट्ठे होकर काम करते हैं, इनके पंचीज और सरपंचीज, उसको बोलते हैं पंचायत समिति। जिला परिषद क्या होता है? ये इससे ऊपर चला गया, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ग्राम पंचायत एक गांव की, जहां पर पंच और सरपंच, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, इनके मेंबर्स इकट्ठे हुए तो समिति बन गई। एक समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, ये जो है आपस में इनके मेंबर्स एक और कमेटी चुनते हैं, एक और जो है हेड चुनते हैं, उसको बोलते हैं जिला परिषद। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी समितिज हैं वो जो हैं वो एक बॉडी चुनते हैं जिसको जिला परिषद कहते हैं, और उसका एक हेड होता है, बाकी उसके मेंबर्स होते हैं। व्हाट इज़ अ मेयर? मेयर जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे जम्मू है, जैसे कश्मीर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं। जबकि टाउन एरिया कमेटी में, जिसको पहले चेयरमैन कहते थे, आजकल उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। Mayor is the head of municipal corporation. The subjects like defense, banking and communication are come under which list? अब ये लिस्ट जब बोला है तो इसमें तीन लिस्ट होती हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट। सबसे पहले यूनियन लिस्ट मीन्स सेंट्रल की पावर में आता है या स्टेट की पावर में आता है। तो ये डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये यूनियन लिस्ट। यूनियन मीन्स सेंटर जो है गवर्नमेंट जो है उसके अंडर आता है। पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम और इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट में क्या सिमिलरिटी है? दोनों की दोनों जो है कंट्रीज़ में फेडरलिज्म है, ये इसकी सिमिलरिटी है। तो डिफरेंस क्या है? बेल्जियम में कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। दीज वर वेरी वेरी शॉर्ट कंसेप्ट्स। नाउ लेट अस मूव फर्दर। व्हाई इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट कंपेलिंग स्टेट्स टू अडॉप्ट हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स पर दबाव क्यों नहीं डालती है कि सबकी सब स्टेट्स जो हैं वो हिंदी को सरकारी भाषा जो है का दर्जा दे दें? इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जहाँ पर एक से ज़्यादा यानी कि अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं।
1991 का जो सेंसस हुआ, जहाँ गिनती की जाती है, उसमें 1500 लैंग्वेजेस के बारे में लोगों ने ऑप्शंस दिए कि वहाँ एक क्वेश्चन था कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उसमें हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे वो 40% ही थे, और इसके अलावा 21 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर है। और जैसे साउथ स्टेट्स हैं, वहाँ पर तो हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ है, मलयाली है, वगैरह वगैरह, उड़िया है, वो अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो इसलिए हिंदी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती है, अपने अपनी स्टेट्स की पावर्स हैं, वो अपने अपने स्टेट के लोगों के एस्पायरेशन के हिसाब से इन्होंने अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले उर्दू था, अभी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, डोगरी भी है और कश्मीरी भी। सिमिलरली डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट जो है अपने लोगों के एस्पायरेशन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन कौन से विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कौन कौन से स्टेट के पावर्स में आते हैं, और कौन कौन से कंकरेंट में आते हैं। कंकरेंट में हो गया कि दोनों, स्टेट भी और सेंट्रल भी। तो हम सबसे पहले यूनियन लिस्ट में लाते हैं। यूनियन लिस्ट में आते हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और बैंकिंग। डिफेंस की बात हो, राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, बैंक्स की बात हो, या फॉरेन विदेशी नीति, हम विदेश नीति, हमारी जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन रहेंगे, ये सारी पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये विषय यूनियन लिस्ट में आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे डिफेंस है, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, वगैरह वगैरह। अब स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट की लोकल पुलिस, स्टेट का ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये स्टेट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट्स की पावर्स होती हैं। कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें दोनों का इंटरेस्ट रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है, इसमें आता है एजुकेशन। स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल इसमें रहता है, पावर्स रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है। सिमिलरली फॉरेस्ट के बारे में जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सेंट्रल भी बनाता है, स्टेट भी बनाता है। इसलिए ये 2 विषय किसमें आते हैं? हमारे कंकरेंट लिस्ट में। तो 3 लिस्ट आई। एक आगे यूनियन लिस्ट, जिसमें हमने बताना है कि कौन कौन से विषय, कौन कौन सी पावर सेंटर के पास होती है, और दूसरा आया स्टेट गवर्नमेंट, और ये इस स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं स्टेट लिस्ट भी जिसको बोलते हैं। इसमें हमने बताया है कि लोकल पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर वगैरह, और कंकरेंट में दोनों, फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। आइए देखते हैं कि पंचायत राज के क्या फ़ायदे हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ पंचायत राज। ये 3rd लेवल का फेडरल सिस्टम है। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट, तीसरा म्यूनिसिपैलिटी, और ये चौथा जो है, या तीसरा इसको हम कह सकते हैं पंचायत राज। इट इज़ द 3rd लेवल ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। दिस लेवल गिव्स चांस टू पीपल टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये राज जो है, पंचायत राज, लोगों को ये हक देता है, और लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने लोग चुने और अपनी इच्छा के हिसाब से अपने गांव का आदमी चुन के जो गांव के डेवलपमेंट कर सके। मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में अबाउट 36 लाख लोकल बॉडीज हैं,
ये लोक पंचायत जो है, इसमें हमारी माताओं बहनों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रहती है। दे स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। पंचायत राज हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को, या जिसको हमारी जो जमहूरियत है, इसको मजबूत करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। इन कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली, जापान, यूके, देयर इज यूनिटरी सिस्टम। द कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैज़ फेडरल सिस्टम। ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और कहाँ कहाँ पे फेडरल सिस्टम है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो हैं ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। हाउ फेडरलिज्म लेड्स टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स। फेडरलिज्म की वजह से किस तरह से सीट्स की रिजर्वेशन रहती है। फेडरलिज्म का मतलब ही है पावर शेयरिंग। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी, नॉन सेंट्रल अथॉरिटी, ये सब की सब रहती हैं और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी ली जाती है। यहाँ तक कि स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। तो हर एक की रिप्रेजेंटेशन फेडरलिज्म में रहती है। इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से या जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है या कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि कहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड वीमेन को यहाँ रिजर्वेशन दी जाती है। रिजर्वेशन का पर्पज़ क्या होता है? रिजर्वेशन का पर्पज़ होता है कि जो कमज़ोर तबका है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको भी इक्वल चांस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो भी अपने सोशल ग्रुप में या अपने लोगों की बात जो है हायर लेवल तक डिस्कस कर सकें, वो भी उन्नति कर सके, वो भी तरक्की कर सके। इक्वल फेडरलिज्म में इक्वल डेवलपमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल बेनिफिट्स सबके लिए जो है बराबर, सबको वोट देने का अधिकार हो, सबकी डेवलपमेंट हो, सबका भला हो, यही इसकी ब्यूटी है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इन पर इंटरेस्ट लेके तो मेहनत करते जाएंगे। कहीं पर इसके अलावा आपको दिक्कत होगी तो डू कॉल।